हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोशन के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था और आज हम मोशन के सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों को मैकेनिक्स स्टडी करना है। तो मैकेनिक्स जो है ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को जो है स्टडी करते हैं। और इसमें गौर करने की बात ये रहती है कि जो डिफरेंट फोर्सेस हैं जो किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट को या रेस्ट की स्टेट को अफेक्ट कर रहा है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मैकेनिक्स जो है दैट इज अ फील्ड ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस बेसिकली वो एजेंट्स हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो किसी भी बॉडी के स्टेट को, किस चीज़ के स्टेट को, उसके मोशन की स्टेट को या उसके रेस्ट की स्टेट को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स को हम लोग ब्रॉडली जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट स्टैटिक्स है और सेकंड पार्ट डायनेमिक्स है। स्टैटिक्स में क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में रहती है और रेस्ट की पोजीशन में इसलिए रहती है क्योंकि उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, बैलेंस्ड स्टेट में है। यानी नेट फोर्स उस बॉडी पर जो लग रहा है वो जीरो है। फोर्सेस तो हैं उस पर भी, लेकिन उनका जो नेट इफेक्ट है वो निल हो जाता है, नेट इफेक्ट उनका जीरो हो जाता है क्योंकि वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। तो चूंकि उस नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए वो बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में जो है रहती है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोग बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में रहती है, दूसरा फोर्सेस सारी इक्विलिब्रियम या बैलेंस की स्टेट में रहती है और नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है उसकी वैल्यू जीरो होती है। इसको हम अगर एक डायग्राम की सहायता से समझना चाहें तो सपोज मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, ये बॉडी स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हुई है। स्मूथ सरफेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी इस सरफेस पे किसी तरह का कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो इस बॉडी पर अगर हम लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे तो सबसे पहले तो अगर इसका मास m है और ग्रेविटी जो इस पे लग रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू g है, तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन चूंकि ग्रेविटी के बराबर है तो mg की फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। लेकिन जब ये बॉडी अपने वेट से इस स्मूथ सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करेगी तो ये नीचे वाली जो सरफेस है यह भी इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक इक्वल फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है जो रिएक्शन की तरह से एक्ट कर रहा है, यानी कि जो सरफेस है वो रिएक्ट कर रहा है इस mg फोर्स पर, इस बॉडी के वेट के फोर्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की तरह से जो एक्ट कर रहा है उसको हम लोग नॉर्मल बोल दें या फिर रिएक्शन फोर्स बोल दें, आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू mg के इक्वल है। तो नेट फोर्स इस बॉडी पे लगने वाला कितना हो जाता है, जब ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर आर है तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि mg नीचे भी लग रहा है और ऊपर भी r की वैल्यू mg के बराबर है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। इसलिए ये बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है या इसकी जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सब बैलेंस्ड हैं, इसलिए नेट फोर्स इस पर जीरो लगेगा। तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट पर या रेस्ट की स्टेट पर ये बॉडी रहेगी। तो ये ऐसे केसेस को हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि फोर्सेस इसमें भी लग रही हैं, लेकिन वो फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में या बैलेंस की स्टेट में है, जिसकी वजह से नेट फोर्स इन पर लगने वाला जीरो है। इसके बाद हम डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स में बॉडी जो है वो मोशन में रहती है, यानी कि इट इज नॉट एट रेस्ट। ठीक है, तो डायनेमिक्स में बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन। डायनेमिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन को स्टडी करते हैं
और मोशन के कॉज को हम स्टडी करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड काइनेटिक्स में हम मोशन को तो स्टडी करते ही हैं, उसके साथ में मोशन के कॉज को भी स्टडी करते हैं। और मोशन का जो कॉज होता है वो होती है फोर्स। फोर्स किसी भी बॉडी के मोशन के स्टेट को चेंज कर सकती है, वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है। फोर्स जो है हमेशा एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो बॉडी के मोशन को अफेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ काइनेमेटिक्स में हमने केवल इफेक्ट को देखना है, केवल मोशन को देखना है, फोर्स को स्टडी नहीं किया जाता है यहाँ पर। काइनेटिक्स में फोर्स को भी हम स्टडी करते हैं, यानी कि कॉज ऑफ मोशन को भी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मोशन का क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में किया गया है, एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है तो हम बोलते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है। तो इन यूनिफॉर्म मोशन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distances in equal intervals of time। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि सपोज एक बॉडी ऐसी है जिसने अपने मोशन को अभी स्टार्ट किया है और फर्स्ट 2 सेकंड्स में 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 सेकंड्स हैं उसमें फिर से ये बॉडी 5 मीटर्स ट्रेवल करती है। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट 2 सेकंड्स हैं उसमें अगेन 5 मीटर्स ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स यानी 2-2 सेकंड के टाइम इंटरवल्स में जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। ऐसे केस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वहीं पर अगर सपोज फर्स्ट 2 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर्स ट्रेवल किया होता, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 7 मीटर्स ट्रेवल किया होता और उसके नेक्स्ट 2 सेकंड्स में सपोज 8 मीटर ट्रेवल किया होता, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, बल्कि जो उसके डिस्टेंसेस हैं वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट केस है यहां पर क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रहा है तो इस वजह से यहां पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड जो होती है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम होता है वो लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि लगातार डिस्टेंसेस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब बॉडी की जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज करती चली जा रही है, यानी स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है,
और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर हम इसको दोनों के एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन जैसे सपोज एक स्ट्रेट लाइन में एक ट्रक ट्रेवल करता चला जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हम कहेंगे कि वह यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि उसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देख सकते हैं कि सपोज एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जब कार स्टार्ट करेगी तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यानी उसकी स्पीड जीरो होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कार जैसे जैसे वेलोसिटी अटेन करती चली जा रही है, इसका मतलब है कि उसका जो है स्पीड लगातार इंक्रीज करती चली जा रही है। सेकंड, अ मूविंग कार which applies ब्रेक, अगर कार ब्रेक अप्लाई कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज करती चली जाएगी और फाइनली वो कार जो है वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, एक ऑब्जेक्ट को सपोज हम अपनी पोजीशन से छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरेगा और उस पर एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो उसकी स्पीड लगातार टाइम के साथ में इंक्रीज करती चली जाएगी। तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने पहले देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक उसी तरीके से स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्पीड जो है उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू की जरूरत होती है, लेकिन वेलोसिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और प्लस डायरेक्शन की जरूरत भी होती है, तभी हम उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक स्केलर है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, और वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसको हम v और उसके ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस, स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम होती है। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह पर यहां पर वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को पहले क्लियर होंगे। डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ठीक है, तो स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इससे हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सपोज डिस्टेंस s है और टाइम t है तो s डिवाइडेड बाय t इसका फॉर्मूला हो जाता है। और वेलोसिटी के लिए
डिस्प्लेसमेंट सपोज एस वेक्टर है डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है और स्पीड को डायरेक्शन से इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, यानी कि हमें डायरेक्शन की ज़रूरत स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं होती है, और वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को हम कह सकते हैं। अब हम लोग एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को देखेंगे। एवरेज स्पीड की बात वहीं पर होगी जहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी, तो वहां पर कोई एवरेज स्पीड निकालने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्पीड वही बनी हुई है पूरे टाइम इंटरवल में। लेकिन जहां पर आपकी स्पीड चेंज हो रही है, यानी जहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वहां पर हमें पूरी जर्नी के दौरान एक मोटा मोटा ये देखने की ज़रूरत होती है कि एक एवरेज स्पीड कितनी मेंटेन की है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने। तो ऐसे केसेस में हमको जो है एवरेज स्पीड निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय इट। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमें केवल इसी फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत होगी और इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी की अगर बात की जाएगी तो यहां पर डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको स्टडी करने के लिए, थोड़ा सा इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है। ये बॉडी पी पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करती है और एक रोटेशन या एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हुए फाइनली ये पी पॉइंट तक ही वापस आ जाती है। तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर स्मॉल आर है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अगर हम करेंगे तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी इसकी। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम पहले देख चुके हैं कितना ट्रेवल करता है बॉडी यहाँ से यहाँ तक, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2πr होती है, डिवाइडेड बाय अगर टोटल टाइम इसको t लगा है तो डिवाइडेड बाय t, ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाती है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर एवरेज वेलोसिटी हमको निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पी पॉइंट से ही ऑब्जेक्ट चला है और फाइनली पी पॉइंट तक ही वापस आ गया है एक रोटेशन के बाद में, तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय टी, तो ये 0। इसका मतलब ये है कि P से लेके वापस P तक आने में जो एवरेज स्पीड है बॉडी की वो 2πr डिवाइडेड बाई टी हो जाएगी, और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी 0 रहेगी। तो यहाँ से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे और उससे हमारे कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन travels some distance with a speed of 30 kilometer per hour and returns
with a speed of 45 kilometers per hour. Calculate average speed of the train. तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और इसको देखिए कैसे टैकल किया जाता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमें केवल जितने भी क्वेश्चंस एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड हैं उसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो यूज़ करना है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमको यूज करना है। अब देखिए इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर पर आवर पर और फिर वो रिटर्न होकर के 45 किलोमीटर पर आवर पर वापस आ गया उसी पॉइंट पर। यानी कि ऑब्जेक्ट ने अगर सपोज पी पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया तो वो क्यू पॉइंट तक गया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर उसके बाद रिटर्न कर गया है। रिटर्न कर गया का मतलब क्यू से पी तक वापस आ गया है विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये मान लेते हैं हम कि पी क्यू की वैल्यू या ये जो डिस्टेंस है सपोज ये एक्स है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स ऑनवर्ड जर्नी में और एक्स जो है वो रिटर्न जर्नी में। तो एक्स प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमें निकालना है। तो जो जाने का टाइम है P से लेके Q तक वो हो जाएगा T1 और वापस आने का टाइम हो जाएगा T2। इसकी वैल्यू 2x डिवाइडेड बाय, अब देखिए T1 यानी जाने का टाइम, जाने का टाइम का क्या फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का डिस्टेंस x है अपॉन स्पीड कितनी है 30 प्लस रिटर्न जर्नी के लिए भी डिस्टेंस x है और स्पीड कितनी है 45। ठीक है, यहां से देखिए कैसे निकलेगा x से x कैंसिल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, यहां पे हमने एलसीएम लिया 90, 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। ठीक है, 5 से ये 18 टाइम्स, 18 टू जा 36। तो यहाँ से 36 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी इस पर्टिकुलर ट्रेन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है, ऑन अ 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometers at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometers so as to average
60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, हमें जब भी एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल ट्रैक की लेंथ जो दे रखी है वो 120 किलोमीटर दे रखी है। फर्स्ट 30 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर से ये चलता है, और ये पूछ रहा है कि जो बाकी बचा डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स का, उसमें कितनी स्पीड से ट्रेन को चलना चाहिए जिससे कि एंटायर ट्रिप की जो एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। यानी एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 प्लस 90, यानी कि टोटल यहाँ भी दिया हुआ है 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर्स है, टोटल टाइम हमें निकालना है, और एवरेज स्पीड हमें 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, अब टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे? जो 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है और जो 90 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 30 किलोमीटर्स ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 30 डिवाइडेड बाय स्पीड है 30 किलोमीटर्स, प्लस जो सेकंड जर्नी है 90 किलोमीटर्स की, उसके लिए जो है टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 90 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड कितनी है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मान लेते हैं कि ये स्पीड v है। ठीक है, कौन सी स्पीड? जो 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है उसको कवर करने में जितना ट्रेन को टाइम, ट्रेन की जितनी वेलोसिटी है वो है v। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 30 से ये 1 हो जाएगा, प्लस 90 डिवाइडेड बाय v। यहाँ से 1 प्लस 90 बाई वी की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 60, और 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा? 2। तो इम्प्लाइज 90 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1 और वेलोसिटी इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसी पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओडोमीटर of a car reads 2000 kilometers at the start of a trip and 2400 kilometers at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour
एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए एक चीज हमें समझ लेना चाहिए कि यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर तो खैर किलोमीटर्स में दे रखा है और ये आवर्स में दे रखा है और आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, और फिर सेकंड पार्ट में आपसे मीटर पर सेकंड में लिखा में पूछा गया है। तो अगर हमें कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो देखिए उसका क्या प्रोसीजर होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। तो अगर हमको इसको लिखना हो किलोमीटर पर आवर को, तो 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5/18। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम सीधे सीधे 5/18 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड है और इसको हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले, ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, टोटल टाइम दे रखा है 8 आवर्स का, और बताया है आपसे कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो जो भी किसी भी व्हीकल का ओडोमीटर होता है वो क्या देता है, वो टोटल डिस्टेंस देता है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। तो ओडोमीटर हमेशा डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है, डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पर ओडोमीटर आपको रीडिंग जो दे रहा है वो टोटल डिस्टेंस की है एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, कि इतना जो कार है वो पहले ही ट्रेवल कर चुकी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है 2000 किलोमीटर ऑलरेडी कार जो है वो ट्रेवल कर चुकी थी। उसके बाद जब ट्रिप की एंड होगी तब जो है 2400 किलोमीटर ओडोमीटर रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस तब तक, एंड ऑफ द ट्रिप तक 2400 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस इस पर्टिकुलर कार ने ट्रेवल किया स्टार्टिंग से एंड तक, तो वो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 जो ओडोमीटर की फाइनल रीडिंग है माइनस ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग। ये दे देगा कि कितना डिस्टेंस इस पर्टिकुलर कार ने इस जर्नी में कवर किया है। ठीक है, अब देखिए ट्रिप को टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। तो टोटल टाइम यहां दे रखा है, टोटल टाइम इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक, ये डिस्टेंस 400 किलोमीटर हो जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो यहां से एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है 400 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है 8 आवर्स। तो यहां से 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ जाती है। ठीक, ये तो किलोमीटर पर आवर में हो गया, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 5/18 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर तो ये हो जाएगी, और एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर एवरेज स्पीड का हमने किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड दोनों में कैलकुलेट कर दिया।
ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उषा swims in a 90 meters long pool. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. ठीक है, तो एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है जिसकी लेंथ टोटल 90 मीटर्स है। इसमें उषा ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 180 मीटर्स का 1 मिनट में, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर 180 मीटर्स डिस्टेंस टोटल कवर किया है। ठीक है, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो सपोज उषा ने पी पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया क्यू पॉइंट तक। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इसके बीच में कितना है, क्योंकि लेंथ ऑफ द पूल 90 मीटर्स दे रखा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 90 मीटर्स। यहाँ तक किया है। उसके बाद रिटर्न जर्नी जो है वो भी सेम स्ट्रेट पाथ के थ्रू फॉलो की है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पी पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करके वापस पी पॉइंट तक उषा ने जो है स्विमिंग की है, तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूरी जर्नी के लिए 0 हो जाएगी और टोटल टाइम सपोज t है तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद में एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, 180 मीटर्स का डिस्टेंस टोटल कवर किया गया है 1 मिनट के अंदर में। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि 180 मीटर्स जो है ये आपके पास 90 मीटर्स का जो है ऑनवर्ड जर्नी है और 90 मीटर्स की ही रिटर्न जर्नी भी है, और इसको टोटल कवर करने में 1 मिनट लगा है। तो यहाँ से सीधे सीधे हम एवरेज स्पीड की वैल्यू अगर निकाल लें तो टोटल डिस्टेंस 180 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है वो 1 मिनट लगा है, 1 मिनट, और 1 मिनट को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो टोटल टाइम 60। तो यहाँ से एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें कभी भी अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है तो यही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। क्या यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड,
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इन्हीं फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग मूविंग on a straight track passes a pole in 5 seconds. Find A, speed of train, B, time it takes to cross a bridge, $50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेना चाहिए। तो देखिए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ट्रेन ने, 100 मीटर लॉन्ग का। ट्रेन के जो लेंथ है वो कितना है, 100 मीटर लेंथ है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये वो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर्स। मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, यानी इसका स्ट्रेट लाइन मोशन है, लीनियर मोशन है। पासेस अ पोल इन 5 सेकेंड्स, यहां पे आगे एक पोल आ जाता है। सपोज ये पोल है जिसका नाम है पी। ठीक है, ये पोल है पी है। अब इस पोल को ये ट्रेन जो है पास कर रही है और आपसे पूछा जा रहा है पहले पार्ट में कि स्पीड ट्रेन की कितनी होगी। तो देखिए, ए पार्ट को देखेंगे तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस पोल को पास करने में कितना डिस्टेंस इस ट्रेन ने ट्रेवल किया है ये हमें देखना है। तो आप देखिए, इस पोल को इमेजिन करिए और ये ट्रेन का जो आगे का पार्ट है, ये जो ट्रेन का आगे का पार्ट है, ये जो है ये कहां पर आ जाएगा जब ये पोल पास हो जाएगा। तो फाइनली इसकी पोजीशन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रेन ने या इस ट्रेन के जो ये आगे वाला पार्ट है इसका, इस पार्ट ने इस पॉइंट से, जिसका नाम सपोज हम Q दे रहे हैं, Q से लेकर के फाइनली R तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और Q से R तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर ही हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो 100 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 100 मीटर्स डिवाइडेड बाय जो इसको टाइम लगा है वो 5 सेकेंड्स का लगा है। तो यहां से 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाती है। इसी में अब जो सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट, उसमें पूछा है कि टाइम इट टेक्स टू क्रॉस अ ब्रिज 50 मीटर लॉन्ग। अब पोल की जगह अगर ब्रिज आ जाता है तो उस केस में क्या पोजीशन हो जाएगी, ये ट्रेन है, सपोज इसके आगे एक ये ब्रिज आ जाता है। ब्रिज को हम यहां पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिज की लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 50 मीटर्स। कितना टाइम इसको इस ब्रिज को क्रॉस करने में लगेगा ये हमसे पूछा गया है। ये जो लेंथ है ट्रेन की वो 100 मीटर्स है। अब देखिए, ठीक उसी तरीके से सपोज ये आपकी ट्रेन का आगे का पोर्शन है जिसको हमने क्यू नाम दिया है। जब ये इस ब्रिज को पास कर जाएगी तो ये कहां पे आ जाएगी, ब्रिज को पास करने के बाद में ट्रेन की पोजीशन ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन। तो ये जो क्यू वाला पार्ट है ये कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। तो
इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसको ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, जितना कि क्यू पॉइंट आगे आ गया है, ये लेंथ। और ये लेंथ कितनी है देखिए, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो टोटल डिस्टेंस, यहां पर फिर से इसने टाइम पूछा है बी पार्ट में, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड कितना है 500 मीटर्स प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 100 मीटर्स, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी रही है इसकी, स्पीड फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया था, स्पीड कितनी निकली थी फर्स्ट पार्ट में, 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी 20, तो 20, तो 600 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meters road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meters back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging ए पार्ट में है फ्रॉम ए टू बी और बी पार्ट में फ्रॉम ए टू सी। तो देखिए दोनों पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं। पहले में पूछा गया है ए से लेके बी तक कितना इसकी एवरेज स्पीड्स और वेलोसिटीज की वैल्यू है, और सेकंड पार्ट में फ्रॉम ए टू सी कितनी एवरेज स्पीड और कितनी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है। तो जोसेफ जो है वो पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक पहुंच रहा है और टोटल लेंथ कितनी है इस रोड की 300 मीटर्स। जो इसको टाइम लग रहा है 300 मीटर्स कवर करने में वो है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद में बी पॉइंट से ये टर्न अराउंड होता है यानी वापस आता है और 100 मीटर्स बैक आता है एक पॉइंट सी तक। तो यहाँ से एक पॉइंट सी है यहाँ पर, यहाँ तक ये पहुँचता है। सी की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 100 मीटर्स दे रखी है बी से। ठीक है, तो मोशन कुछ इस तरह से है। तो पहला पार्ट अगर हम लोग देखें फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 300 मीटर्स,
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो पहले हमको यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए रखने के लिए मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स का मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स। तो यहां से एवरेज स्पीड आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय ये है 120 प्लस 30 यानी 150 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन में इसने अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो क्योंकि ए से लेके बी तक, ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है, तो एवरेज वेलोसिटी जो कि होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक कितना हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। हम देख ही चुके हैं कितना लग रहा है, 150 सेकेंड्स। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल्स हैं। वो इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट लगातार एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है और साथ में उसकी जो जर्नी है वो यूनिडायरेक्शनल रही है, एक ही डायरेक्शन में रही है। इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं, इसलिए कंसिक्वेंटली स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यूज भी सेम है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि फ्रॉम ए टू सी कितना एवरेज स्पीड हो जाएगी और कितनी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो कि फर्स्ट केस में था। तो पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जो इसने अपना डिस्टेंस कवर किया है वो पहले ए से बी तक गया है, उसके बाद बी से रिटर्न होकर के सी तक आया है। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए टू बी प्लस बी टू सी। ए टू बी कितना है 300 प्लस बी टू सी जो डिस्टेंस है वो 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ए से सी तक जाने में इसको जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है, 150 सेकेंड्स जो है वो जाने में और 60 सेकेंड्स रिटर्न जर्नी में। तो टोटल 210। तो यही यहाँ पे टाइम भी हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 210 यानी 40 डिवाइडेड बाय 21 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए टू सी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं। तो AC की वैल्यू जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। AC कितना है, AB माइनस BC यानी 300 माइनस 100। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम A से लेके C तक जाने में कितना लगा है, 150 प्लस 60 यानी 210। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 210 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 21 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a cyclist moving on a circular track of radius
50 meters completes one revolution in 4 minutes। और पूछा है कि व्हाट इज हिज ए पार्ट एवरेज स्पीड, बी एवरेज वेलोसिटी इन वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो साइक्लिस्ट जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है इस तरह से, जिसका रेडियस दे रखा है 50 मीटर्स। कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 4 मिनट्स, यानी पी पॉइंट से लेकर के वापस पी पॉइंट तक आने में इसको 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन में ही आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो देखिए एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पी पॉइंट से वापस पी पॉइंट तक आने में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा, यानी सरकमफ्रेंस की लेंथ, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है वो सपोज टी है तो टी हो जाएगा। जहां पर रेडियस की वैल्यू 50 दे रखी है तो 2 पाई इंटू 50 डिवाइडेड बाय जो टाइम एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में लग रहा है वो 4 मिनट्स लग रहा है। हमें यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारी यूनिट्स जो हैं वो सेम उसमें होनी चाहिए। जैसे ये मीटर है तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये हो जाएगा 100 पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 60। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई बाई 12, ये हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई। अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एक रिवॉल्यूशन में, वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्योंकि ऑब्जेक्ट पी पॉइंट से साइक्लिस्ट ने स्टार्ट किया था अपना मोशन और पी पॉइंट पर ही अपना मोशन खत्म कर दिया है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, उसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, व्हेन two bodies move uniformly towards each other, the distance between them decreases by 8 meter per second if both the bodies move in the same direction with same speed the distance between them increases by 4 meters per second. What are the
स्पीड्स ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। व्हेन टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं जो यूनिफॉर्मली एक दूसरे की तरफ को आ रही हैं, यानी एक बॉडी सपोज ए है और एक बॉडी बी है, तो ये दोनों का मोशन कुछ इस तरह से है, एक दूसरे की तरफ को। तो जब ये बॉडीज एक दूसरे की तरफ को आ रही हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अगर दूसरे केस में अगर ये बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी ए भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू बॉडीज? तो हम मान लेते हैं कि स्पीड ए बॉडी का वी ए है और बी बॉडी की वी बी है। तो जब ये एक दूसरे की तरफ को मूव करेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। यानी एक ऑब्जेक्ट ए अगर बी को देखता है तो इसकी स्पीड इफेक्टिवली कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों मोशन कर रहे हैं, तो जब ए देखेगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किस रेट से कम होगा ये हमें देखना है। तो जो इसकी जो स्पीड इसके रेफरेंस में है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वी ए सॉरी वी बी, वी बी की डायरेक्शन ये है, और वी बी प्लस वी ऑफ ए। यानी कि ए जब बी को देखेगा तो एक तो ये बी की तरफ खुद भी मूव कर रहा है और दूसरा बी जो है वो ए की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको अपनी स्पीड और जो बी की स्पीड है इन दोनों का जो सम होगा उतनी तेजी के साथ में डिस्टेंस कम होता हुआ महसूस होगा। इसको रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकाली जाती है? जिस बॉडी की रिलेटिव स्पीड हम निकाल रहे हैं उसमें से जो बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं या जिसके रेफरेंस में दूसरी बॉडी को देख रहे हैं उसकी स्पीड माइनस कर दी जाती है, यानी वी बी माइनस वी ए। लेकिन क्योंकि दोनों जो हैं उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं तो इसकी जो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वी बी माइनस माइनस वी ए इक्वल टू वी बी प्लस वी ए। ठीक है, तो ये इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी बी की। सेकंड केस को अगर देखा जाए तो सेकंड केस में भी कैसे हो जाएगा, वेलोसिटी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है इसलिए माइनस माइनस नहीं होगा, केवल माइनस रहेगा। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए से ये दोनों जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रही होगी। अब यहाँ जो वैल्यू दे रखी है कि डिस्टेंस जो डिक्रीज कर रहा है वो 8 मीटर, तो इसकी वैल्यू यहाँ 8 मीटर हो जाएगी। और सेकंड केस में डिस्टेंस जो इंक्रीज कर रहा है दोनों के बीच का वो कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू 4 मीटर्स। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वी बी और वी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों को सम कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, twice of VB will be equal to 12, that is VB equal to 6 मीटर पर सेकेंड। यहां से VB की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसको यहां पे रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 6 प्लस वी ए इक्वल टू 8 implies VA is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें A और B दोनों की स्पीड पता चल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, इससे रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग जो है ये जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे आपको जो है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है,
केवल इन्हीं को बार बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा सा टाइप डिफरेंट डिफरेंट है, तो अलग अलग टाइप्स आपके सब कवर हो गए हैं यहाँ पर। तो बस इनका रिवीजन करते रहेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।